नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राहुल गांधी के नेतृत्व में जारी कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर एक बार फिर हमले की खबर सामने आई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि न्याय यात्रा के दौरान उनकी कार पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हमला किया। हमले की जानकारी देते हुए उन्होंने एक्स पर लिखा कि अभी कुछ मिनट पहले जो मुगरीहट सुनितपुर में मेरे वाहन पर बीजेपी की हुड़दंगी भीड़ ने हमला किया। उसने विंडशील्ड पर लगे भारत जोड़ो न्याय यात्रा के स्टिकर को फाड़ दिया। उन्होंने पानी फेंका और यात्रा के विरोध में नारे लगाए, लेकिन हम शांत बने रहे और उपद्रवियों से बचकर वहां से तेजी से निकले। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि ये बिना शक असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की कार गुजारी है, लेकिन हम इससे डरे नहीं और आगे बढ़ते रहेंगे। बता दें कि इससे पहले भी कांग्रेस ने यात्रा पर हमले का आरोप लगाते हुए शिकायत भी दर्ज कराई थी। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 8वां दिन है। आज 8वें दिन यात्रा की शुरुआत अरुणाचल प्रदेश के राजगढ़ होलोंगी इलाके से की गई। बता दें यह इलाका अरुणाचल प्रदेश और असम के बॉर्डर पर स्थित है और यहां से यात्रा फिर असम में दाखिल होगी। इस बीच कांग्रेस नेता ने असम सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार लोगों को न्याय यात्रा में शामिल होने के खिलाफ धमकी दे रही है और यात्रा मार्गों पर कार्यक्रमों की अनुमति देने से भी इनकार कर रही है। उन्होंने एक सभा को संबोधित करते दौरान कहा कि भाजपा धमकी दे रही है, लेकिन लोग उससे डरते नहीं हैं। उन्होंने दावा किया कि पार्टी आगामी चुनाव में भाजपा के खिलाफ भारी अंतर से जीत हासिल करेगी। कांग्रेस नेता ने कहा कि हम यात्रा में लंबे भाषण नहीं देते, हम हर दिन 7-8 घंटे यात्रा करते हैं, आपके मुद्दों को सुनते हैं और हमारा उद्देश्य इन मुद्दों को उठाना है। सरकार सोचती है कि वे लोगों को दबा सकते हैं, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं है कि यह राहुल गांधी की यात्रा नहीं है, लोगों की आवाज उठाने की यात्रा है। कांग्रेस नेता बीवी श्रीनिवास ने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें कुछ युवकों को कांग्रेस के झंडे उखाड़कर सड़क पर फेंकते हुए देखा जा सकता है। वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस नेता ने लिखा कि असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मिल रहे जन समर्थन से भाजपा बुरी तरह घबरा चुकी है। उन्होंने बताया कि ये तस्वीरें सोनितपुर जिले की है, जहां भाजपा के गुंडे कैमरे पर कांग्रेस के झंडे हटाते हुए कैद हुए। ऐसी तस्वीरें असम के कोने कोने से आ रही हैं। कांग्रेस नेता ने आगे पूछा कि आखिर ये बौखलाहट क्यों। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तमिलनाडु सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार ने राज्य में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लाइव प्रसारण को देखने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस बात की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। केंद्रीय मंत्री ने आगे लिखा कि तमिलनाडु में श्री राम के 200 मंदिर हैं। एचआर और सीई प्रबंधन के तहत आने वाले मंदिरों में श्री राम के नाम पर पूजा, भजन, प्रसादम, अन्य दानम किए जाने की इजाजत नहीं है और पुलिस प्राइवेट प्रबंधन वाले मंदिरों में भी कार्यक्रम आयोजन करने से रोक रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि तमिलनाडु पुलिस आयोजकों को धमकी दे रही है कि वे पंडाल नष्ट कर देंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि मैं इस हिंदू विरोधी और नफरती कार्रवाई की कड़ी निंदा करती हूँ। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन यानी कल 22 जनवरी को हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने भी समारोह का उत्सव मनाने के लिए सोमवार को पूरे राज्य में छुट्टी देने का ऐलान किया है। राज्य सरकार की ओर से रविवार को जारी एक बयान में कहा गया कि अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव कर्मचारियों को मनाने देने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के सभी विभाग, बोर्ड, निगम, स्कूल, यूनिवर्सिटी आदि में 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है। यही नहीं, राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि कल प्राण प्रतिष्ठा का दिन है। राम किसी एक पार्टी के नहीं है, राम आदर्श है हम सबके, हिंदुस्तान की जनता के, राम संस्कृति है इस देश की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरा यह मानना है कि केंद्र सरकार ने तो आधे दिन की छुट्टी की है, हम तो कल के लिए पूरे दिन की छुट्टी की घोषणा करते हैं। दिल्ली के एम्स अस्पताल ने कल 22 जनवरी को दोपहर 2:30 बजे तक ओपीडी सेवाएं बंद करने का अपना फैसला वापस लिया है। बता दें कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दिन यानी कल 22 जनवरी को दिल्ली के सभी केंद्रीय अस्पतालों में भी आधे दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया है। इस पर विपक्ष ने हैरानी जताते हुए इस फैसले की कड़ी आलोचना की, जिसके बाद एम्स द्वारा अपना फैसला वापस ले लिया गया है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन दिल्ली के एम्स अस्पताल के अलावा राजधानी के सभी केंद्रीय अस्पतालों में भी आधे दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया है, जिसे लेकर विपक्ष ने हैरानी जताते हुए इस फैसले की कड़ी आलोचना की है। शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने एक्स पर लिखा कि हेलो इंसानों, कृपया 22 जनवरी को 2 बजे के बाद मेडिकल इमरजेंसी में मत जाइएगा, क्योंकि इसके बाद एम्स मर्यादा पुरुषोत्तम राम के स्वागत के लिए बंद रहेगा।
शिवसेना यूबीटी नेता ने आगे लिखा कि हैरानी की बात है कि क्या भगवान राम भी उनके स्वागत के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को बंद रखने का समर्थन करते। हे राम। वहीं टीएमसी के राज्यसभा सांसद साकेत गोखले ने कहा कि भारत का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल एम्स सोमवार को दोपहर 2:30 बजे तक बंद रहेगा। लोग दिल्ली एम्स के बाहर गेट पर ठंड में सो रहे हैं ताकि उन्हें जल्द अपॉइंटमेंट मिल जाए। गरीब और मरने वाले लोग इंतजार कर सकते हैं क्योंकि कैमरे और पीआर के लिए मोदी की हताशा को प्राथमिकता दी गई है। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने भी अस्पतालों में आधे दिन की छुट्टी के फैसले की आलोचना की है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे मरीजों के लिए तुगलकी फरमान मौत बनकर मंडराएगा। फैसला अमानवीय है। ऐसे फैसले तो भगवान राम को भी स्वीकार नहीं होंगे। एक डॉक्टर भी अपने सामने मौत के मुंह में जाते मरीज को 2:30 बजने तक इंतजार करने को नहीं कह सकता। फैसले को वापस लिया जाना चाहिए। यह निंदनीय है। वहीं पूर्व कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि एम्स ने 22 जनवरी को दोपहर 2:30 बजे तक ओपीडी बंद किया हुआ है। उन्होंने कहा कि राम राज्य में ऐसा कभी नहीं होता। पाकिस्तान के पूर्व कैप्टन शोएब मलिक की पाकिस्तानी एक्ट्रेस सना जावेद से तीसरी शादी पर अब उनकी दूसरी पत्नी सानिया मिर्जा की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। दरअसल लोग इस बात की अटकलें लगा रहे थे कि क्या शोएब मलिक और दूसरी पत्नी सानिया मिर्जा का तलाक हुआ है या नहीं। हालांकि इससे पहले सानिया मिर्जा के पिता मामले पर क्लैरिटी दे चुके हैं कि उनकी बेटी ने शोएब मलिक से खुला ले लिया था। बता दें कि इस्लाम में खुला का मतलब होता है महिला द्वारा अपनी इच्छा से पति को छोड़ना। वहीं अब सानिया मिर्जा और उनके परिवार ने भी मामले पर चुप्पी तोड़ी है। एक बयान में सानिया की टीम और उनके परिवार ने लिखा कि सानिया ने अपनी निजी जिंदगी को हमेशा लोगों की नज़रों से दूर रखा है। हालांकि आज उनके लिए यह साझा करने की ज़रूरत पैदा हो गई है कि शोएब और उनका कुछ महीने पहले ही तलाक हो गया है। वह शोएब को उनकी आगे की नई यात्रा के लिए शुभकामनाएं देती हैं। बयान में आगे लिखा है कि सानिया के जीवन के इस संवेदनशील समय में हम सभी प्रशंसकों और शुभचिंतकों से अनुरोध करना चाहते हैं कि वे किसी भी अटकलबाजी में शामिल होने से बचें और उनकी निष्ठा की आवश्यकता का सम्मान करें। कल शनिवार रात अफगानिस्तान में एक भारतीय विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर सामने आई थी, लेकिन आज रविवार को नागर विमानन मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि पड़ोसी देश में दुर्घटनाग्रस्त हुआ विमान भारत का नहीं था। दरअसल अफगान स्थानीय मीडिया की ओर से ऐसी खबरें सामने आ रही थीं कि दुर्घटनाग्रस्त यात्री विमान ने दिल्ली से मॉस्को के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन इस बीच मंत्रालय ने आज रविवार को एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि अफगानिस्तान में हुई दुखद विमान दुर्घटना का संबंध भारत के किसी अनुसूचित विमान या गैर अनुसूचित चार्टर विमान से नहीं है। यह मोरक्को के पंजीकरण वाला छोटा विमान था। आगे लिखा गया है कि विस्तृत विवरण की प्रतीक्षा है। मणिपुर में हाल के दिनों में हुई ताज़ा हिंसा की घटनाओं को लेकर राज्य सरकार ने आशंका जताई थी कि इन घटनाओं के पीछे म्यांमार के घुसपैठियों का हाथ हो सकता है। अब ऐसे में मणिपुर के मोरहे शहर में सुरक्षा बलों ने उग्रवादियों और विशेष रूप से म्यांमार के घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए अभियान शुरू किया है। लेकिन इस बीच कुकी संगठन ने आरोप लगाया है कि सुरक्षा बल उग्रवादियों के साथ मिले हुए हैं। हालांकि मणिपुर पुलिस ने इन आरोपों से इनकार किया है। पुलिस ने बयान जारी कर कहा कि जनजातीय एकता समिति और कुकी एमपी मणिपुर द्वारा लगाए गए यह आरोप कि विद्रोही समूहों का सुरक्षा बल साथ दे रहे हैं सही नहीं है। आरोप निराधार और भ्रामक हैं। गौरतलब है कि देश का पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर बीते 3 मई से जातीय हिंसा की आग में झुलस रहा है और अब 8.5 महीने के बाद भी राज्य में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही। इस जातीय हिंसा की आग में अब तक 180 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। 8.5 महीने से हिंसाग्रस्त मणिपुर को प्रधानमंत्री मोदी ने उसके स्थापना दिवस पर बधाई दी है। साथ ही उन्होंने मेघालय के स्थापना दिवस की भी शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा कि मणिपुर के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को मेरी शुभकामनाएं। मणिपुर ने भारत की प्रगति में अहम योगदान दिया है। हमें राज्य की संस्कृति और परंपराओं पर गर्व है। मैं मणिपुर के निरंतर विकास के लिए प्रार्थना करता हूँ। एक अन्य ट्वीट में प्रधानमंत्री ने लिखा कि मेघालय के लोगों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। आज मेघालय की अविश्वसनीय संस्कृति और वहां के लोगों की उपलब्धियों का जश्न मनाने का अवसर है। आने वाले समय में मेघालय प्रगति की नई ऊंचाइयों को छुए। एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का डीपफेक वीडियो बनाने वाले मुख्य आरोपी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान 24 वर्षीय इमानी नवीन गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश के रूप में की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी ने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ट्रेड में चेन्नई के एक संस्थान से बीटेक कर रखा है। शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह अभिनेत्री का प्रशंसक है, सोशल मीडिया प्रमोटर है और इसीलिए कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव रहता है।
उसने रश्मिका के नाम से फेसबुक पर एक फैन पेज बनाया हुआ था और काफी वक्त बीतने के बाद भी इस पेज पर कम फॉलोअर्स थे। इसलिए उसने भारतीय मूल की ब्रिटिश नागरिक ज़ारा पटेल के एक वीडियो के साथ एआई की मदद से छेड़छाड़ कर रश्मिका का डीपफेक वीडियो बनाया। उसने यह वीडियो 13 अक्टूबर को फैन पेज पर अपलोड कर दिया और वीडियो के वायरल होने के साथ जब उस पर नेगेटिव कमेंट्स आने लगे और उसे गिरफ्तारी का डर हुआ तो उसने पोस्ट हटा दी। बता दें कि मामले की जांच एसआईटी द्वारा की जा रही है। इजराइल हमास में जारी युद्ध के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर जोर देकर कहा है कि इजराइल को पूरे फिलिस्तीनी क्षेत्र पर सुरक्षा नियंत्रण बरकरार रखना चाहिए। बता दें कि उनका यह बयान ऐसे समय पर आया है जब अमेरिका और अन्य देशों की ओर से इजराइल पर कथित तौर पर दबाव बनाया जा रहा है। दरअसल इससे पहले नेतन्याहू ने बयान दिया था कि इजराइल दो देशों के सिद्धांतों को स्वीकार नहीं करेगा। वहीं इसके बाद शुक्रवार को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से नेतन्याहू की फोन पर बातचीत हुई। इस बातचीत में फिलिस्तीनी क्षेत्रों के भविष्य पर चर्चा हुई। इसके बाद बाइडेन ने कहा कि इजराइल दो देशों के हल का विरोध नहीं करता। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।